अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 53 दिन के बाद वो फैसला जो 19 जून को महफूज किया था वो बिल आखिर सुना दिया। और ये न सिर्फ फैसला सुनाया गया बल्कि सुनने वाले और बिलखसूस PDM की हुकूमत की उन सफ़ों के अंदर जो प्लानिंग की गई थी तमाम की तमाम इलेक्शन के लिए वो दरम भरम होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन के लिए जो उम्मीद की किरण पैदा हुई थी कि वो इलेक्शन में वापस आएंगे, वो अमली सियासत के अंदर जो है कि वो हिस्सा ले सकेंगे और पार्लिमानी सियासत के अंदर भी हिस्सा ले सकेंगे, शायद उसके दरवाजे जो हैं वो बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? असम्बली तहलील होने के बाद स्पीकर नेशनल असम्बली इस सारे मामले के अंदर क्या किरदार अदा कर सकते हैं? और इसके साथ साथ पाकिस्तान की ये तमाम की तमाम सियासत और जो मामलात हैं किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये वो मौज़ूआत होंगे जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। फिर इलेक्शन के हवाले से एक ख़ास तौर के ऊपर इसाक डार साहब का भी एक बयान सामने आया जिसके ऊपर अभी वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन मार्च या अप्रैल में ही होने चाहिए और जो मरदमशुमारी हुई है जिसको CCI ने अप्रूव किया है उसको अमल दरामद उसके ऊपर होना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो मामलात हैं ये किस तरफ आगे बढ़ेंगे, ये मौज़ूआत होंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार शिराजी साहब जो सीनियर हैं और तजियाकार हैं, उनके साथ साथ चौधरी खादिम अली मांडला साहब जो जर्नलिस्ट और सीनियर तजियाकार हैं। और हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। बदर साहब आपसे बातचीत शुरू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का इत्तेहादी रही और बड़ी अहम मिनिस्ट्रीज हुकूमत के पास रही। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला हुआ और ख़ास तौर के ऊपर ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट था जिसके अंदर 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात सुने गए थे या सज़ाएँ दी गई थी उनके ऊपर पहले सिर्फ रिव्यू का इख्तियार था आईन पाकिस्तान के अंदर, उसमें तरमीम करके उस रिव्यू के साथ साथ अपील का हक दिया गया था। अब इसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं और इस जजमेंट को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, आज का ये जो फैसला है बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैसला है इस लिहाज से कि जो अभी हुकूमत ख़त्म हुई है इसने जो जो अपनी कोशिशें की थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला देके उनको कोशिशों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। असल मामला लड़ाई थी आर्टिकल 188 और 185 के बीच में कि 188 ये रिव्यू के बारे में डिस्कस करता था और वो कहते थे कि ये रिव्यू को कन्वर्ट करके अपील का राइट भी दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर 1956 और 62 के हवाले से भी जिक्र किया और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी और उनके ऑथर्स के फ्रेमर्स के हवाले से भी जिक्र किया कि ये जो आइन का आर्टिकल है जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि रिव्यू में जा सकते हैं बट आइन में नहीं, अपील में नहीं जा सकते। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी थी और उसको थॉरली गो थ्रू करना था और मैं समझता हूं कि ये दिस वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स कैसे को कर्टेल करेगा। और इसके अंदर एक और चीज भी थी कि एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ रहा था कि जो फैसले हो चुके हैं उसके ऊपर जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट कभी उसके अंदर भी ऐसी चीज को अलाउ ना करता। लेट्स सपोज कि अगर इसको अडॉप्ट कर लिया भी जाता जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, बट उसको भी इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया, बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर दिया। असल बात यह है कि इस पे अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो बैठ के इस जजमेंट को पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर आईनी कानूनी जो माहिरीन हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, फिर इसके ऊपर अपना फ्रेम ऑफ माइंड देंगे कि वो क्या इसके ऊपर जो है कमेंट करते हैं। अभी चूंकि ये आया ही सुबह है और अभी इसके ऊपर मीटिंग और डिस्कशन होना बाकी है, तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा अभी कोई चीज सामने नहीं आई। जैसे कि वो आएगी तो लीडरशिप की तरफ से इसके ऊपर पॉलिसी वाज़ेह कर दी जाएगी। एक चीज़ बड़ी आपकी ओपिनियन में चाहूँगा, दो इश्यूज जो इसमें ज़्यादा नुमायां तौर के ऊपर बयान किए गए। एक ये कहा गया आइन से मुतसादिम, बेसिकली आपने भी अभी उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का हवाला दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में अगर आपने तरमीम करनी है, रिव्यू को अपील के अंदर कन्वर्ट करना है तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होगी। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए
आयन के अंदर तरमीम नहीं हो सकती। एक तो ये असूल है, पहले से तय है, उसको ये बयान कर रहे हैं। दूसरा, आपने भी तज़किरा किया कि माजी इसको तमाम जितने भी केसेस इसके अंदर अभी एड्रेस किए गए थे, फैसले हुए थे, तमाम के तमाम खुल जाते तो शायद अदालत के ऊपर एक पूरा का पूरा एक नया सैलाब उमड़ आता मुकदमात का। और तीसरा एक पॉइंट जो इन्होंने कहा है जी कि जब कोई हतमी फैसले हो जाए तो उनको फिर मुकर्ररा वक्त के बाद दोबारा जो है उनके अंदर अपीलों का हक नहीं हो सकता, ना दिया जा सकता है। ये वो इशू है जो आपको याद होगा माजी में हुदैबिया पेपर केस हो या अभी इस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के क्योंकि ख़ास तौर के ऊपर डिस्कस हो रहे हैं इस केस के हवाले से भी, वो मुल्क से बाहर हैं और उनकी अपीलें अगर यहाँ होती हैं या टाइम फ्रेम निकल जाता है तो फिर टाइम बार बड़ा एक इशू बनता है। तो ये जो 3 इश्यूज हुए हैं तो ये इनके हवाले से ज़रा बताइएगा ज़रा आप। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है उसके अंदर बिल्कुल कैटेगोरिकली लिखा है कि जो भी जो है अमेंडमेंट की जाए वो पार्लियामेंट जो है नेशनल असेंबली उसको 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव करती है और बगैर 2/3 मेजॉरिटी के आइन के अंदर अमेंडमेंट नहीं लाई जा सकती। और दूसरी चीज, कोई भी ऐसी अमेंडमेंट जो आइन के मुतरादिफ हो, किसी भी आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है जब इंटरप्रेट करेगा तो उसको स्ट्राइक डाउन करेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश दे दी जाए और लोगों को, तो फिर माजी के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर वो चांसेस उनको मिल जाएंगे, वो आके फिर पुराने केसेस के अंदर। और ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड होता है रिव्यू के अंदर, आप जा सकते हैं। अगर आप इसके अंदर 30 डेज का जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर सुप्रीम कोर्ट का जो एक जज यानी बेंच का फैसला है उसको दोबारा, यू कैन नॉट रीहेयर दैट केस, और आप उसको दोबारा से उसकी जजमेंट के ऊपर नई जजमेंट नहीं ला सकते। हाँ, इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी है जो कि माजी में साकिब निसार साहब ने जब रिव्यू के अंदर, जब कोई बेंच जो है उसको अलाउ होता है कि जो बेंच फैसला करे उसी बेंच के जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने उसको रिव्यू को सुनना है और उसके ऊपर फैसला देना है। अगर कोई ना कोई कमी या गुंजाइश रह गई है फैसले के अंदर, कोई कानूनी सुकम रह गया, कोई आईनी सुकम रह गया, तो उसके अंदर उन्होंने उस सेम जजेस ने करना है। हाँ, उसमें से अगर कोई ऑनरेबल जज मिसिंग होता है तो फिर चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो खुद आ जाएं या किसी और को कर दे, फिर वो 3 लोग मिलके उसको सुनते हैं। और माजी में एक जो देखा गया है कि साकिब निसार साहब ने जो 3 बेंच का था, मेंबर्स बेंच था, उसमें से एक जज साहब जब नहीं थे तो उसमें उन्होंने नए जज को डालने की बजाय थोड़ा सा लार्जर 5 लोगों का बेंच बना दिया था और वो फिर लार्जर बेंच ने उस चीज को डिसाइड किया था। तो ये सारी सवाबदीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पर्सपेक्टिव डिफरेंट, हम कोशिश करेंगे थोड़ी तक उनको भी ले लें। इफ्तिखार शाह साहब, आपकी तरफ आते हैं कि ये सारा जो सिचुएशन है, इस जजमेंट की टाइमिंग, नून लीग सबसे ज़्यादा इतराज़ इस पर उठा रही है कि जब असम्बली तहलील हो गई फिर ये फैसला दिया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासरा फरीक जो है इसके अंदर नवाज शरीफ साहब और ये सारे मामला नज़र आते हैं। इसकी टाइमिंग, इस फैसले की अहमियत और इसके जो असरात हैं बड़े गहरे होंगे आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन और सियासत के ऊपर। इस हवाले से कुछ बताइएगा ज़रा आप। नहीं, मेरा ख़्याल में इस बिल को या इस अमेंडमेंट को लाने का बुनियादी मकसद ही कुछ अफराद को एक तरह से बेनिफिट करना था। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनके कायद इस वक्त लंदन में बैठे हैं, और अगर वो वतन वापस आते भी हैं और दीगर केसेस में उनकी ज़मानतें होती भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त वो रेलिवेंट होते कि जब वो पब्लिक ऑफिस के लिए इलेक्शन लड़ के अहल भी होते। तो मेरा ख़्याल में ये सारी कोशिश इसी हवाले से की गई है और ख़्याल इनका यही था मुस्लिम लीग नून का कि शायद ये जो उन्होंने तरामीम की हैं ये प्रिवेल करेंगी, उनको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाएगा और फिर अल्टीमेटली जैसे कहा जा रहा था कि सितंबर में अब मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे थे और मुमकिन तौर पर जो दीगर केसेस जिनके अंदर उनकी कन्विक्शन हो चुकी है वो यकीनन उनमें जो उनकी अपीलें पड़ी वो भी आगे बढ़ती। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो वन टाइम उनको यहाँ पे अपील का राइट दिया गया था एक तरह से, उसको एक्सरसाइज करते। और उसके बाद मेरा ख़्याल में उनका ख़्याल ये था कि क्योंकि उन्होंने पैनामा या अकामा से मुताल्लिक़ इतना नैरेटिव स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ये तमाम मुकदमात उनके ख़्याल में सियासी नौयत के थे
और ये कोई फेयर जस्टिस के थ्रू उनको सज़ाएँ नहीं दी गई। लेकिन मेरा ख़्याल में अब यहाँ पे तो सुप्रीम अदालत के इख्तियारात का मामला था। अगर आज इस एक्ट को अगर आगे जाने दिया जाता मेरा ख्याल में खालिद साहब, तो मेरा ख्याल में आगे चल के बड़े प्रॉब्लम्स होने थे। गोया कि फिर जब भी चाहें आप कोई भी सियासी जमात उठे, कोई भी गवर्नमेंट जो है कि किसी भी सुप्रीम इदारे के बिल्कुल किसी भी सुप्रीम इदारे के इख्तियारात को आप जिस चाहे मर्जी करटेल करें। इससे पहले हमने देखा है इलेक्शन एक्ट के अंदर भी इसी तरह की तरमीम आपने की कि गोया के इंतखाबात की तारीख देने का मामला प्रेसिडेंट से उठा के आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया। वहाँ पे भी लग ये रहा था कि शायद आप इलेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, उस इलेक्शन को अवॉइड करने के लिए आपने कवानीन में तब्दीलियाँ कर दी। तो मेरा ख्याल है अब हम कह सकते हैं कि जो कहा जा रहा था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब अब सितंबर में वापस आएंगे, और अगर आते भी हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी मुश्किलात है। पहले तो ज़ाहिर सी बात है कन्विक्टेड पर्सन है, उनको जेल जाना पड़ेगा एवन फील्ड और बाकी केसेस में। इसमें उनको जो रिलीफ मिलने वाला था गोया कि ताहयात न्यायाली ख़त्म होने का, मुझे लगता है कि उसके इम्कानात अब मौदूम हो गए हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली इस सज़ा के अगेंस्ट वो अपनी जो रिव्यू का ऑप्शन है उसको भी एक्सरसाइज ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। मेरा ख्याल में अब उनके लिए मुश्किल होता है। PMLN की सियासत काफ़ी एग्रेसिव होती हुई नज़र आ रही है कि अगले आने वाले दिनों में शायद ज़्यादा एग्रेसिवली इसके ऊपर जो है कि वो कंपेन कर सकते हैं। ऑप्शन एक दो मौजूद हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। मारला साहब आपकी तरफ आता हूँ, और ख़ास तौर पर इस फैसले की जो जैसे शराइस साहब भी कह रहे हैं कि बुनियादी मकसद जो है कि वो ख़ास तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब और फिर जहांगीर तरीन या बाकी भी लोग इससे फ़ायदा उठा लेते हैं, वो था। अब इसके अंदर इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का तो बज़ाहिर एक ऑप्शन नज़र आता है कि अच्छा इसी में रिव्यू या अपील वो भी 30 डेज़ के अंदर होगी। अब शराइस साहब ये कह रहे हैं कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि आप 16 सितंबर के बाद आके रजू करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन अब ये फैसला आज दिया जा रहा है 11 अगस्त है। 30 दिन के अंदर अगर आपको इस पर रिव्यू करना है या अपील के लिए दरख्वास्त देनी है तो आपको 10 सितंबर तक देनी होगी। आप 16 या 17 सितंबर का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो ये इस तनाजुर के अंदर तो जो सारी की सारी स्कीम बनी नज़र आ रही थी हमें PMLN की या PDM की, वो तो सारी की सारी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। देखिए बड़ा क्लियर है कि ये जो असम्बली थी ना, इसने जितनी कानून साजी की, मेरा कोई 73-74 के करीब, आधे से ज़्यादा जो है ना बिल इन्होंने तो कमेटियों में नहीं भेजे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्होंने कानून साजी की वो अपने मफादात, अपने मुकदमात, जेलों से नजात, लांडरिंग से नजात, ये सारी उसके गिर्द घूम रही थी। और बिलखसूस ये जो नाहलों को अहल करने के लिए जो ये बनाया, ये सारा कानून जिसका फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, अभी जैसे बता रहे हैं कि 30 दिन उनके पास रिव्यू किया है, तो रिव्यू में बड़ा नैरो स्कोप होता है, उसमें जाएंगे वही जज सुनेंगे। इन केस अगर चीफ जस्टिस रिटायर हो जाता है उसके बाद ये करते हैं, तो वो दूसरा आएगा तो 2 जज तो बैठे ही बैठे हैं ना, तो फिर भी 2-3 का ही फैसला होना है कि एक नया जज जाएगा, तो ये 2 जज जो उन्होंने फैसला किया है तो वो तो स्टैंड करेंगे उस फैसले को। तो मेरा ख्याल है इनकी गुंजाइश नहीं है, जो नाहल है नाहल ही रहेंगे, इसमें तो दूसरी राय नहीं। बाकी ये है कि ये लड़ाई बड़ों की है। अवामो नास का क्या है कि सुप्रीम कोर्ट 100 माटों के पावर आगे रख लिए भाई, जब चीनी 2 रुपये बढ़ती है, डीजल 100 के हिसाब से बढ़ जाता है, वो 100 मोटो से हो जाता है। ये बड़ों के लिए 100 मोटो आ जाते हैं, ये आ जाता है भाई। कहाँ से ये सुप्रीम कोर्ट का काम था कि ये 16 माह में आपने 150 से उठा के 250 के ऊपर आप पेट्रोल और डीजल को ले गए, डॉलर 178 से उठाकर आप 300 के ऊपर ले गए, आटे का रेट कहाँ से कहाँ ले गए, चीनी कहाँ ले गए। मुझे बताएं कि उसकी तरफ है बिजली के बिल कहाँ से, यानी कि 50-53 रुपये का एक यूनिट हो गया। वो खुदा का खौफ, ये कोई 100 मोटो लेना है तो इनसे इस चीज़ का हिसाब लिया जाता कि आप इधर हिसाब दे 16 माह का कि अवाम नास की ज़िंदगी आपने हजीरन करती हैं, अवाम खुदकुशियाँ करके मर रही है, पानी उनके पीने का नहीं है, आपको अपनी नहलियाँ मटाने का जो है शौक है। तो मेरा ख्याल है कि अवाम मायूस है, अदलिया से पहले ही मायूस है। दुनिया में जो उसका नंबर ही 140 से 129-30 के ऊपर घूम रहा है, मरात लेने में टॉप 10 में आ रहे हैं। तो अगर ये इन्होंने अवामो नास के अंदर को हमदर्दी को अपनी मोहब्बत रखनी है जिंदा, तो कुछ खुदा के लिए वाम के लिए कुछ करे। ये बड़े बड़े नहल नहीं, ये नहल होके भी अहल है। देखो नहल होने के बावजूद पूरी कैबिनेट उनको कर सकते हैं,
हम ज्वाइंट कर रही हैं, ये करना है, वो डिस्कस करते हैं, किसको लगाना किसको नहीं लगाना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुल्क को। मुल्क तो आवाम की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी लेजिस्लेशन हो रही है वो खवास के लिए हो रही है। नाज़रीन, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस चीज़ का जायजा कि इसके अलावा भी 2-3 बड़े अहम कवानीन जो पार्लियामेंट से पास हुए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर हैं, पेंडिंग है, क्या उनके भी अगले 1 हफ्ते के अंदर फैसले आ सकते हैं और फिर उनके जो मुज़मरात होंगे पाकिस्तान के सारे सियासी माहौल के अंदर या समरात होंगे वो क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। बदर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो बुनियादी एक सवाल हमने रेज़ किया था और इसका दूसरा पहलू ये है कि अभी 2 और कवानीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आलमोस्ट उनकी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। एक जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर जो बिल था, एक्ट था, वो है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर्स जो हैं कि वो उनसे निकाल कर 3 जजेस के दरमियान तकसीम कर दी गई थी। कहा था 3 जजेस बैठकर जो है कि अपने वो जजेस के बेंचेस के बनाना और तमाम जो रूल्स ऑफ बिजनेस बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के, उनको अमेंडमेंट किया था। दूसरा मामला नैब एक्ट के अंदर तरमीम की गई थी। ये सबसे अहम है जिसके नतीजे के अंदर एक बड़ी तादाद को कुछ फ़वायद हासिल हुए थे। अगर इन दोनों फैसलों मामलात के ऊपर भी फैसला इसी नौयत का अगर 1 हफ्ते के अंदर आ सकता है तो फिर तो पिछली 15-16 महीने की सारी जो है पीडीएम की और हुकूमत की मेहनत तो रायगा होती नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे इस पे? खालिद साहब, अगर देखा जाए आज के इस फैसले के ऊपर तो मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ कि ये जिस तरह का एक ट्रेंड नजर आ रहा है जजमेंट के हवाले से, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इन तमाम फैसलों का जो है जजमेंट देके जाएंगे जो अपील्स पेंडिंग है और इनके ऊपर फैसला देके जाएंगे। और ये कभी अपने जाने से पहले ऐसा नहीं करेंगे कि उसको छोड़ के जाएं, क्योंकि इसके अंदर चीफ जस्टिस की अपनी पावर्स जो हैं वो मैटर करती हैं, तो वो समझेंगे और आने वाले चीफ जस्टिस भी चाहेंगे कि इसका फैसला यही चीफ जस्टिस करें। तो इसका भी फैसला मुतवक्के आ सकता है और क्या आ सकता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और वो जो नैब के हवाले से केस पेंडिंग है, मैं समझता हूँ कि आज के फैसले के बाद इसका भी फैसला नजर आ रहा है, मुतवक्के है कि वो क्या आ सकता है। तो ये जो भी फैसला आएगा, मैं नहीं समझता कि पिछले 16 महीने के अंदर जो भी एक्सरसाइज हुई है उसको ये फैसला कोई फेवर देगा। ये फैसला ऐसा ही नजर आ रहा है जैसे उनकी सारी एक्सरसाइज को जो है डैमेज करेगा। बदर साहब, नैब के कानून के हवाले से एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि नैब के अंदर जो तरमीम की गई तो बाज़ बड़ी अच्छी तरमीम थी। ये अक्रॉस द बोर्ड हम नहीं कह सकते, बिल्कुल उसको मुस्तरद कर सकते, कुछ चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क था। लेकिन फिर जो सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए इसी हुकूमत ने जो खुद तरमीम की उनको रिवर्स किया, ये इसमें हमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नज़र आती है कहीं ना कहीं। माजी में भी नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, अभी इस हुकूमत ने खुद ऐसा किया। इसके तनाजुर के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट को खुद एक लेजिटिमेट जस्टिफिकेशन मिल रही है कि आप इसको जो है कि पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए या मेलाफाइड इंटेंशंस के जरिए जो है कि कानून साजी कर रहे हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही फिर उसके अंदर रिवर्सल कर रहे हैं। तो ऐसी कानून साजी तो असूल कानून के तहत तो काबिल कबूल नहीं होती। देखिए, नैब तो ज्यादातर आज तक हमने तो यही देखा है, नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज हुआ है। और जो भी हुकूमत आई है, खासतौर पे जब डिक्टेटर की हुकूमत थी या उससे पहले जिन्होंने ये लेके आए और उसके बाद जो जो हुकूमत चलती रही, उन्होंने अपनी मर्जी से इसके अंदर अमेंडमेंट की, मामलात किए। बीच में मेरा ख्याल से पीपल्स पार्टी की जो 2008 से 13 तक हुकूमत थी, उसके अंदर कोई नैब के अंदर अमेंडमेंट नहीं की गई। अभी रिसेंटली की गई थी जब ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई और उसके बाद इस हुकूमत ने ये देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जल्दबाजी में फैसले किए गए। जैसे एक 14 दिन का रिमांड है जो कि पहले 90 दिन का था और फिर 90 दिन से 14 दिन का किया गया और 14 दिन के बाद फिर उसको 30 दिन का कर दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप जल्दी में फैसले करते हैं या जो लोग फैसला करने वाले लोग होते हैं वो अपना अपना इनपुट देते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि नीचे जब इन्वेस्टिगेशन होनी है वहाँ पे कितना टाइम रिक्वायर्ड है, खास तौर पे ऐसे लोगों से जो कि असल कल्प्रेट होते हैं और वो जिद्दी होते हैं और वो बयान या रिकॉर्ड नहीं करवाते या असल मामला बयान नहीं करते, तो उनके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। इसके बरक्स ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग कोऑपरेट कर रहे होते हैं
लेकिन उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम आप ले लेते हैं और आपको उनकी जरूरत नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन उनकी क्लोज हो जाती है, बट आप इन्वेस्टिगेशन में उनका फिजिकल रिमांड लेके उनको विक्टिमाइज करते रहते हैं, ज़हनी टॉर्चर देते रहते हैं। तो इसके ऊपर आपको कई पहलुओं से देखना पड़ता है कि क्या मामला है। अब हुकूमत ने जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इसके अंदर चेंजेस की, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो पुराना था जब ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई उससे पहले, और जो फिर अमेंडमेंट लेके आई और अमेंडमेंट के बाद जो अभी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए उनकी तमाम की जो अच्छी चीजें हैं उसको कलेक्टिवली जो है वो करे, और जो चीजें मुनासिब नहीं है उनको कर दिया जाए। एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा बदर साहब के आपकी अपील के ऑप्शन जो हैं कि आपकी नज़र में क्या है? क्या स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस, क्योंकि अभी गवर्नमेंट तो नहीं रही, फेडरेशन की गवर्नमेंट तो नहीं है, निगरान हुकूमत तो शायद इसके अंदर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेगी, वो अपील कर सकते हैं, या वो सियासी जमातें जिन्होंने इस बिल को पास करवाया वो भी फ्रीक बन के इस पर अपील कर सकती हैं? तो इस पर ज़रा कमेंट्स किया जाएगा, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी बदर साहब। सर इसके अंदर ऐसा है कि जितने भी लोग जो फरीकैन थे उस टाइम पे हुकूमत में थे, स्पीकर कौमी असम्बली आई डोंट नो, क्योंकि वो तो एक न्यूट्रल आदमी होता है, ताल्लुक तो उसका पॉलिटिकल पार्टी से होता है, उसको इस चीज के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट जो लोग हुकूमत में बैठे थे, जो पार्टीज बैठी थी, वो अपने अपने सेक्रेटरी जनरल या पार्टी लीडरशिप के बिहाफ पे उसके अंदर पार्टी बन सकती है, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। बिकॉज हुकूमत तो इस टाइम नहीं होगी, और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग थे वो आज हुकूमत से बाहर है, और निगरान गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इससे कोई मुस्तफीद नहीं होती, ना वो पार्टी टू द केस है, और जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने निगरान गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट करना है, तो लिहाजा उन्होंने वही करना है जो निगरान हुकूमत कहेगी। तो लिहाजा जो हुकूमत में बैठी हुई पार्टीज थे या जो पार्टीज बने हुए थे उस केस के अंदर, नाउ इफ दे आर आउट ऑफ पावर, आई थिंक उनको कोई रोक टोक या कोई इतराज नहीं होना चाहिए, दे कैन बिकम अ पार्टी टू द केस और अपील कर लेना चाहिए। शिराज साहब की तरफ आते हैं। शिराज साहब, ये जैसे पहले मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा मामला नून लीग का होगा, एग्रेसिव पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन इन फैसलों के साथ तमाम चीज़ें जुड़ी हुई थी कि अच्छा ये फैसले होंगे, फलां के साथ ये होगा तो फिर इलेक्शन में ऐसे जाएंगे, मरदमशुमारी हुई ताकि इसको कुछ टाइम गेन किया जा सके, 6 से 8 महीने। डार साहब अभी भी कह रहे हैं कि नहीं जी, मरदमशुमारी के नताइज को तस्लीम किया जाना चाहिए और इसी के तनाजुर के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब एक के बाद अगर दूसरा फैसला आता है, कोई तीसरा फैसला आता है, और फिर ये सारे के सारे मामलात आपको अगले 3 से 6 या 9 महीने हम कह लें, उसमें आप क्या देख रहे हैं? कि मुझे तो सारी की सारी हर चीज़ डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। यकीनन मेरे ख़्याल में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं ना कि सितंबर मिड में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाने से पहले जितने भी अहम मुकदमात हैं शायद उनके फ़ैसले करके जाएंगे, और वो सारे के सारे उनकी नौइयत सियासी एक तरह से है, उनका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा यकीनी तौर पे। इस पे कोई शक नहीं है कि इस फैसले के बाद अब नून लीग इस बात को रिविज़िट करेगी कि क्या मियाँ साहब के आने के हवाले से माहौल साजगार रहेगा कि नहीं रहेगा। लग तो ये रहे कि नहीं रहेगा, तो मेरे ख्याल में उनके आने में ताख़ीर हो सकती है या फिर वो ना आए। रह के मामला ये अभी हम बात कर रहे थे ना कि शायद रिव्यू में जाने का। देखें, एक तो ये है कि खालिद मुझे नहीं लगता कि मफाद आमा को कोई कानून है, इससे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कोई आम आदमी मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा था। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या कुछ रहनुमा थे जो इसके बेनिफिशरी हो सकते थे। तो देखा जाए तो आप उस दिन थे कि नहीं थे जिस दिन इस बिल को टेबल किया, तो मैं वहीं पे मौजूद था। तो मोहसिन दाड़बट साहब इसको टेबल करने वाले थे, और मेरे ख्याल में उस दिन जो सबसे बड़ा कंसर्न शो किया था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया था इस बिल के ऊपर, लग ये रहा था कि शायद जो इत्तेहादी हैं उनके साथ इस मामले को डिस्कस डिबेट नहीं किया गया और इसको टेबल कर दिया गया। लेकिन बहरहाल उनको मनाया गया, वो मान गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि राजा परवेज़ अशरफ साहब के जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है वो इसमें केस बनेंगे, या इत्तेहादी जमातें इस मामले पे कोई एक एग्रेसिव स्टैंस लेंगी और रिव्यू में जाएंगी। नून लीग है और देखा जाए तो मुतासरा फरीक भी वही हैं, तो मुमकिन तौर पर वो जा सकते हैं। लेकिन जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि रिव्यू में तो होता यही है कि आप अदालत के सामने वो ऐसा नुक्ता रखें
कि जो पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को बदल के रख दे, तो फिर तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये टर्न डाउन हो जाए और जो आप बात कर रहे हैं उसको मान लिया जाए। हमें तो नहीं लगता कि कोई ऐसा नुक्ता आप रखेंगे अदालत के सामने, तो वो भी जाएगा इनका। और साथ में अब ये है कि आने वाले जो 9 महीने की आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो एक डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ हो रहे थे और उसी के नतीजे में पहली बार इस मुल्क के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा किया गया, गोया कि वो कवानीन बनाए गए। उस दिन से मैं लग रहा था खालिद साहब के शायद ये जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी के बयानी से खौफज़दा है या उन्होंने इतने गैर मकबूल फ़ैसले किए हैं कि उनका बड़ा पॉलिटिकल लॉस हुआ है और उनका ख्याल ये है कि अब इलेक्शन कुछ ताख़ीर का शिकार हो जाएं, या तो जो उन्होंने आवाम को ज़ख्म दिए हैं वो ज़ख्म कहीं मुंदमिल हो जाएं, या लोगों की यादाश्त वैसे भी बड़ी छोटी होती है, लोग भूल जाएंगे, उसके बाद होंगे तो शायद उनके लिए सियासी मुश्किलात कम से कम होंगी। और यही वजह है कि अब हमें लग रहा है कि जिन इलेक्शंस को कहीं मार्च अप्रैल में धकेला जा रहा है, अगर मियां नवाज शरीफ साहब को जो बहरहाल समझते हैं कि उनको इस मुल्क में एक बार फिर इक़्तिदार मिलना चाहिए, अगर उनके लिए अरेंजमेंट्स को प्रॉपर नहीं हो पाती तो खुदा न खास्ता ऐसा भी हो सकता है किसी और आगे धकेल दिया जाए। तो देखिए सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और अब बाकी जमातों पे अब डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी बड़ी ही एग्रेसिव है कि इलेक्शन वक्त होना चाहिए, ज़्यादा लेना होनी चाहिए, और मोर इम्पोर्टेंटली जो दीगर जमातें हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि तवील अरसे तक इक़्तिदार से एक और चीज़ जो है कि बड़ी हमने माजी में कभी ऐसा नहीं देखा। मैं बाद में बदर साहब से भी और मांडला साहब आपसे भी चाहूँगा कि इसके ऊपर कमेंट करें कि जब भी असम्बलियाँ तहलील होती है, मुद्दत पूरी होती है, तो इमीडिएटली दोनों अपोजिशन लीडर से भी और जो भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हो फौरी तौर के ऊपर नाम सामने आ जाते हैं, 2 नाम 3 नाम 5 6 जो भी हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है। जमहूरियत के अंदर इसकी खूबसूरती ये है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है, इसको खुफिया नहीं रखा जाता। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक असम्बली तहलील हो चुकी है, 2 दिन गुजर चुके हैं और मुशावरत जो है वो भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की मुशावरत हो रही है, लेकिन नाम कोई सामने नहीं आ रहा। और सदर पाकिस्तान को ख़त लिखना पड़ा अपोजिशन लीडर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी कि जनाब आपके पास कल शाम तक का टाइम है और नाम भिजवा दीजिए ताकि बाकी प्रोसेस को आगे चलाया जाए। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी थी वो भी नज़र नहीं आ रही कुछ। इसमें भी हमें बहुत से कन्फ्यूजन या बहुत से स्टेक होल्डर्स के जो मुदाखलत है या जो भी कह लें, कोई ऐसा आपको भी फील होता है? यकीनन ये जो आपने आखिर पे बात की कि स्टेक होल्डर्स के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और स्टेक्स हैं, तो मेरा ख्याल में यही वजह है कि इस वक्त बड़े ही गैर मामूली हालात रख रहे हैं। मेरे ख्याल में आप इतने अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं, गोया कि अगर देखा जाए वो सियासी जमात की जो ड्राइविंग सीट पर थी, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, उनके वज़ीर दाखिला, उनके वज़ीर दिफा, उनके प्लानिंग के मिनिस्टर, जितनी टॉप टेयर के पॉलिटिशियंस थे, बार बार ये बात कर रहे थे कि पुराना हल्का बंदी पे इलेक्शन होंगे, पुरानी मरदमशुमारी पे होंगे, नई मरदमशुमारी को कंसिडर नहीं कर रहे, इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। बट ऑल ऑफ ए सडन उसी जमात के प्राइम मिनिस्टर ने CCI का इजलास बुलाया। फिर हैरानकुन तौर पे गोया कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिसने 2017 में भी डिसेंट किया था उस वक्त के सेंसस को, लेकिन उनकी जानिब से न सिर्फ उनके चीफ मिनिस्टर बल्कि एक जो सियासी जमात का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया कायरा साहब, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर और सब के साथ गए और एक कॉन्सेंसस के साथ इसको कबूल कर लिया। तो मुझे लगता है कि गैर मामूली हालात हैं और इन गैर मामूली हालात के अंदर अभी तक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हैं कि आज 2 दिन हो चुके हैं असम्बलियों को तहलील हुए, लेकिन अभी तक किसी को ये मालूम नहीं है कि इस मुल्क का निगरान प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, और फिर साथ में ये कि इलेक्शन कमीशन कि जिसका काम ये था खालिद साहब कि वो उसके बाद बैठता और कोई लाइन ऑफ एक्शन देता कि हम कब इलेक्शन कराने जा रहे हैं, अभी तक वहाँ भी एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का माहौल वो भी बड़ा खामोश है। उसका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैसला एक 2 रोज़ पहले जो KP की कैबिनेट के हवाले से आया, वो भी हम देखेंगे कि ऐन उस वक्त में जब हुकूमत ख़त्म हो जाती है फिर वो इस किस्म के जो इंडिकेशंस ऑर्डर आ रहे हैं वो अगले सेटअप के अंदर कितने अहम होंगे। मांडला साहब आपसे कि ये आपको भी क्या वाकई ये फील होता है कि इतना ही कन्फ्यूजन है जितना नज़र आ रहा है, और ये कन्फ्यूजन क्या मज़ीद आगे बढ़ेगा या कम होगा? देखिए कन्फ्यूजन की जहाँ तक बात है और जो हालात बता रहे हैं बिलखसूस रजीम चेंज की बात, तो हकीकत खुल के सब बच्चे को पता चल गया ना कि यहाँ इन हुक्मरानों की हैसियत और अहमियत कितनी है। और 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब ये कहा कि हमने सब्सिडी देने का कहा लेकिन हमें IMF ने रोक दिया, जो IMF
और इंटरनेशनल ताकतें 10-20 रुपए की सब्सिडी का अख्तियार इनको नहीं दे सकते, क्या वो वजीर आजम लगाने का अख्तियार इनके पास होगा? किसने कह दिया भाई? मुल्क आपका IMF और इंटरनेशनल ताकतें जो है वो कंट्रोल करके चला रही है। पैसा आपने वहां से लेना है, कशकोल लेके वहां जाना है, दर दर पे वहां से भटकना है। यहाँ चैंपियन बने हुए हैं, ये नाम देंगे, वो जो उधर से अंडोस हो के आएगा उसका सारे बिस्मिल्लाह करके कहेंगे जनाब रेड कारपेट तैयार है, वेलकम, जो उधर से शेरवानी ले और पहनो और हमें खड़ा कर लो। ये टोटल गेम है। जो सच है वो कोई बताने को तैयार नहीं है। ये उसके नहीं समझौता क्या वो जो रियाज है, क्या राजा रियाज क्या वो शहबाज शरीफ से आके कहेगा जी ये नाम ना डालो, जो पहले कह चुका है कि मैं तो इलेक्शन उनसे लड़ना है, या जिन्होंने इनको लाया था तो क्या ये उनके आगे कहेंगे? कोई अकल को काम करती किसी की? भाई किसी का कुछ नहीं चलना। ये ड्रामाई सूरत हाल, मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, करना इन्होंने क्या होता है? वही करना है। इंटरनेशनल सियासी, मुआशी, आईनी, इंतजामी, इंटरनेशनल कंट्रोल्ड एवरीथिंग। कौन कहता है? ये सारी दुनिया को बेवकूफ बनाना, इसको छोड़े। हकीकत हमें पता है कि आपके असासे बार हैं, आप दब नहीं ले सकते। ये तमाम 400 बंदे की लिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लंदन, दुबई और कतर जो बड़े बड़े अंपायर रख के बैठे हैं, क्या ये दम ला सकते हैं? वहां जुर्रत कर सकते हैं? है ही नहीं। अवाम का सत्यानाश कर सकते हैं कि सब्सिडी 10 रुपए देने की इनके पास अहलियत नहीं, इख्तियार नहीं। वो दुनिया इनको बोलेगी जनाब प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी का लगाओ, खजाने का अपना लगाओ, गवर्नर स्टेट बैंक का अपना लगाओ, या कोई अहम पोस्टिंग जो है वो ट्रांसफर अपनी मर्जी की करो, कोई नहीं कर सकते। क्यों हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमारी पार्लियामेंट या हमारी सियासी क़यादत जो है कि वो अपने मामलात भी और अपने हुकूमती मामलात में फ़ैसले ख़ुद क्यों नहीं ले सकते? ये वो एक सवाल मांडला साहब ने रेज़ किया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो इससे बातचीत जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत हम करेंगे को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से देखा जा रहा है। और हमें अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने ज्वाइन किया, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और उनका भी इनपुट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। आज के फैसले पे एक इब्तदाई तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयान सामने आए हैं, जिससे एक सेंस मिल रही है कि आपकी ओपिनियन क्या है। पर्सनली आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं और इसमें इस फैसले के ख़ास तौर के ऊपर आपकी जो सियासी हिकमत अमली और इवन इलेक्शन की जो हिकमत अमली थी उसके ऊपर बड़े असरात मुरतब होंगे, तो इसको अब इसके अंदर आप रिव्यू में जा सकते हैं, नहीं जाएंगे, या क्या करेंगे आप? देखिए वो ऑप्शन अभी अवेलेबल है, अभी लीगल टीम हमारी देखेगी इसको कैसे आगे लेके चलना है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के हवाले से अगर बात की जाए तो जो 5 साल जो ताहयात नाअहली थी वो पार्लियामेंट जो है उसको जो है वो खत्म करके 5 साल की नाअहली कर चुका है, तो मियां नवाज शरीफ साहब सियासत में हिस्सा ले सकेंगे। देखिए मैं समझता हूं कि जो रिवायत थी एक हम ख्याल बेंच की जिसमें जस्टिस बंदयाल, मुनीब अख्तर साहब और एजाजुल एहसन साहब थे, वो रवायत इन्होंने ऐन मुताबिक कायम की है हम ख्याली की। और हम तो समझते हैं कि ये जो बेंच है लीगली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है कमेटी ने जो है वो बेंच तश्कील देना होता है, जो कि इस केस में नहीं दिया गया। और इसी बेसिस के ऊपर जब मिलिट्री कोर्ट्स का मामला था तो उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और एक और जस्टिस वहां से बेंच से निकल गए इसी बेसिस के ऊपर कि ये बेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो राना साहब वो एक्ट भी अभी मुअत्तल है, उस पर भी अमल दरामद रोका हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, वो सस्पेंडेड है। लेकिन देखिए बात ये है कि तवक्को की जा रही है कि उस पर फैसला भी शायद इसी हफ्ते और अगले हफ्ते तक शायद वो भी आ जाए। देखिए मैं तो समझता हूं कि आर्टिकल 191 जो है जो कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूल्स रेगुलेटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाएंगे। और इसी तरह आर्टिकल 188 भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट एंड ऑफ एनी रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब देखें ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी इंटरप्रिटेशन कर रही है जिसमें आइन जो है आर्टिकल 191 और 188 को वो रिक्रिएट कर रही है, रीराइट कर रही है। तो ये पार्लियामेंट की पावर्स को भी चैलेंज कर रहे हैं। उस वक्त जब पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती तो निहायत ही मैं समझता हूं कमजोर डिसीजन है, मैलिफाइड डिसीजन है, और वो जो एक एजेंडा है वही चल
चल रहा है, और उसके अलावा तो मैं इसके ऊपर और कुछ इसका नहीं कह एक सकता। पहलू राना साहब ये है कि एक्ट के जरिए बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें हवाला 184(3) का दिया जाता है कि उसमें नज़रसानी का इख्तियार दिया गया है, हक दिया गया है, उसको अपील में कन्वर्ट किया गया। तो आइन में अगर कोई तब्दीली करनी हो तो फिर उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है, एक्ट के जरिए नहीं किया जा सकता। तो बेसिक नुकता इस फैसले में ये लिया गया, इसमें तो लॉजिक नजर आती है। नहीं, देखिए आप आर्टिकल 191 पढ़े ना जी, मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि वो कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। वो आइन की भी बात करता है और सब्जेक्ट टू लॉ की भी बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाएंगे। आर्टिकल 188 क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट। एक्ट यानी कि ये जो एक्ट जिस तरह ये बना एक मेजॉरिटी के साथ, एंड ऑफ एनी रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय एनी ऑर्डर मेड बाय इट। तो ये आपको बिल्कुल ये हक बजानब है पार्लियामेंट के वो एक्ट लेके आए और उसके जेरे साया जो है सुप्रीम कोर्ट ने काम करना है। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों आर्टिकल्स मैंने आइन के ही आपको पढ़ के दिए जो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेशन कर सकती है। अच्छा, एक और बड़ा अहम नुकता आपने जो कहा, इस पर बड़ी डिबेट होती रही है कि ताहयात नाअहली को 5 साल में कन्वर्ट किया गया, एक्ट के जरिए किया गया, लेकिन जो आपकी अहलियत और नाअहलियत के मेयारात हैं आइन के अंदर, जहां उन पे ख़ास तौर के ऊपर सादिक और अमीन, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, और अभी इवन पीटीआई के चेयरमैन पे जो ऑर्डर आया है उसके अंदर भी डिसऑनेस्टी का तस्करा किया गया कि ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन, जो है कि ये लिखा गया है। तो वो जो बेसिक क्राइटेरिया में अगर आप अहलियत पर ही नहीं उतर रहे, फिर तो आपके कागजात नामजदगी कबूल नहीं होंगे। तो उस तनाजुर के अंदर तो ठीक समझ में आता है कि आपने कम कर दिया था हयात से 5 साल, लेकिन इस अहलियत के मेयार के तनाजुर में शायद फिर दोबारा जो मामला है कि वो आपकी उसी इलेक्शन पावर्स के पास चला जाएगा कि वहाँ पे कागजात ही आपके चैलेंज कर दिए गए तो नामंजूर हुए, तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं तो समझता हूं कि इसको भी रिव्यू पार्लियामेंट को करना चाहिए, बल्कि सारी जमातों को उसको रिव्यू करना चाहिए कि क्योंकि यहाँ उसको मिसयूज कर लिया जाता है। और जो डिस्क्रिशन अब आपने देखी, जिस तरह साकिब निसार के पास वो मोटो की थी और किस तरीके से मिसमैनेज किया गया, वही डिस्क्रिशन आज आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर रही है। और उसके तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बना देते हैं। तो ये सारे मामलात हैं जहां जिसके ऊपर फिर नजर डालने की जरूरत है। यहाँ हमारी गवर्नमेंट में तो हमने लेजिस्लेशन की और एक्ट पास किए कि जो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जाएगी, और जो मुख्तलिफ जो दीगर और जस्टिसेस वहां बैठे हुए हैं वो आखिर वहां जो है वो मक्खियां मारने के लिए तो नहीं बैठे, वो भी उसी लेवल के और उसी स्टैचर के लोग हैं। तो उनको रद्द करके एक आदमी ऑल इन ऑल करके मामला चलाए, तो ये चीजें ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से दुरुस्तगी की जरूरत है। और यहाँ मौका है चीफ जस्टिस साहब के पास कि वो इन चीजों को वहाँ चीजों को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाएं, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं बुला सकते। और ये बदकिस्मती है सुप्रीम कोर्ट की कि जो हालात वहाँ बने पड़े। राना साहब, आपके लिए भी है और जुल्फकार अली बदर साहब, ये क्वेश्चन आपके लिए भी है कि जो सारी सिचुएशन है, हमें कोई जो एक हम आंगी होती है ना रियासती अमूर को आगे बढ़ाना, जिसके अंदर जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेटर्स है, वो हमें बदकिस्मती से नहीं वो नज़र आ रही। अभी पिछले चंद अरसे के अंदर हम देखें कानून साजी कहीं हो रही है, इवन इत्तेहादियों को शिकवे हो रहे हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, दूसरी तरफ से कवानीन को रद्द किया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ जो है कि महाजराई चल रही है। तो ऐसी सूरत हाल से निकलने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर, इसमें लेजिस्लेटर्स भी हैं, एग्जेक्टिव भी है, जुडिशरी भी है। आप इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर हमें बाहर निकलना हो तो आप क्या समझते हैं कि एक दफ़ा सबको बैठकर किस जाविये से और क्या सोचना चाहिए और क्या सिमत तय करनी चाहिए कि हमें एटलीस्ट चाहे डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक इंडेक्स हो, चाहे इवन जुडिशल इंडेक्स हो, हम तमाम के तमाम बॉटम में से निकल के कहीं आगे बढ़ें? खालिद साहब, ये बड़ा पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सारे में से निकलने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि ये तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं या पिलर्स ऑफ द स्टेट्स हैं, इनको अपना अपना इंस्टीट्यूशन हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। एज द हेड ऑफ द हाउस जो उसकी जिम्मेदारी है, तो उनको चाहिए कि अपने तमाम जो उनके हाउस के अंदर के मेंबर्स हैं
ऑनरेबल मेंबर्स हैं उन सब के साथ जो है बैठ के अपना हाउस इन ऑर्डर करें, और वंस देयर हाउस इन ऑर्डर तो फिर दोज इंस्टीट्यूशन शुड हैव अ कोलैबोरेशन एंड connectivity with other institutions, and they should know that they should be staying within their own limitation and jurisdiction. एक दूसरे की jurisdiction को क्रॉस नहीं करना, ये बड़ा जरूरी है। हमारी जो लीडरशिप है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पार्टी चेयरमैन है वो इस बारे में बारहा दफा कह चुके हैं कि तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए, और हमारी पार्टी भी यही समझती है कि हम एक दूसरे की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको क्रॉस ना करें, अपनी अपनी हदूद में रहे, काम करें और हाउस इन ऑर्डर करें। वंस वी पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, हम अपना अपना जो भी इंस्टीट्यूशन है हाउस ऑर्डर कर ले, उसके बाद एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। फिर तमाम स्टेक होल्डर्स दे शुड सिट डाउन टू all other political heads and all stakeholders, उन सबको एक नेशनल ग्रैंड एजेंडा बनाने की जरूरत है ताकि हम इन प्रॉब्लम से बाहर आ सके। शायद साहब आपकी तरफ आता हूं, उन सबके नंबर्स को जो है वो बढ़ाने के लिए या उनमें बेहतरी लाने के लिए उन सबको आपस में बैठ के कोलैबोरेट करके बातचीत के जरिए, मुशावरत के लिए जरिए करना होगा। और जो है एक दूसरे की जो, जैसे सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वर्क इज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट का काम है एक्ट में जो है वो कर सकते हैं अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी के साथ, बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, तो हर इदारे को अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। बस साहब मैं शराई साहब को भी लेता हूं और फिर राना साहब की तरफ आऊंगा। शराई साहब, आपको जो बदर साहब कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक नेशनल ग्रैंड रिकन्सिलिएशन या उस तरफ बढ़ना होगा, आपको माहौल नज़र आ रहा है ऐसा कि इस वक्त ऐसा मुमकिन है? अगर नहीं है तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? खालिद साहब, मुझे लगता है कि बयाने की हद तक और पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये कहने की बातें हैं, ये उस हद तक तो मेरे ख्याल में दुरुस्त हैं, लेकिन इनकी जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है वो तो हमें नज़र नहीं आती। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि जब वो मरहला आता है, वो डिसाइसिव मोमेंट्स आती हैं कि जहाँ पे इस मुल्क के सियासतदानों को एक मौका मिलता है कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए पॉलिटिकल हार्मनी क्रिएट करनी है, और इदारों को पीछे धकेलने के लिए, उनको अपने दायरे में रखने के लिए जो पार्लियामान का किरदार है उसे एक तरह से स्ट्रेंथन किया जाए। वहाँ पे मुझे लगता है कि पीछे हट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं या अपने कांधे पेश करते हैं किसी और को। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भी वो ज़रूर कह रहे हैं हमारे पीपल्स पार्टी के मोहतरम कि शायद उनके चेयरमैन की और उनके दीगर रफ़का की सोच यही है, लेकिन रिसेंट पास्ट में जो कुछ हुआ है खालिद साहब, आपने देखा है कि कितने पीटीआई के लोग थे जिनको एक तरह से आम से मुकदमों में जेलों में रखा गया, और कितने थे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो घर जा सकते थे, अगर नहीं करते थे तो उनको दोबारा जेल भेज दिया जाता था। तो मैं समझता हूँ कि इसको लेके किसी एक जमात के किसी रहनुमा ने, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो ANP हो, वो JFA हो, ये दीगर कौम परस्त जमातें हो, किसी एक ने भी आवाज़ उठाई है, तो मेरे ख्याल में ये वो मौका होता है थ्योरेटिकली बात अच्छी लगती है, लेकिन ऑन ग्राउंड बहुत से मसाइल हैं। राना साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आखिरी 2 मिनट हैं कि अब इस स्टेज से आगे बढ़ने के लिए PMLN का भी बड़ा अहम किरदार होगा, एक बड़ी जमात है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें बिलखसूस जब ये बातें की जा रही हैं कि इलेक्शन जो है नई मरदमशुमारी के तहत हों, अब इसमें 8-9 महीने हों, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि 90 डेज़ के अंदर हो, तो इस सारी सिचुएशन को अभी आप कैसे देख रहे हैं कि 90 दिन में हो जाएंगे या 9 महीने में होने चाहिए, या PMLN जो है क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी? देखिए, स्ट्रैटेजी किसी ने भी नहीं बनानी, स्ट्रैटेजी तो अब इलेक्शन कमीशन के हाथ में, क्योंकि वही ऑथराइज है आईनी तौर पे इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के लिए, और मरदमशुमारी में भी रोल उन्हीं का ही, डिलिमिटेशन के अंदर भी रोल उन्हीं का ही आता है। लेकिन क्योंकि सेंसस अब नोटिफाई हो चुका है, तो अब ये आइन के मुताबिक जो है डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी मुकम्मल होगा और फिर हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। लेकिन ये कोई डिलिमिटेशन का प्रोसेस कोई ये 2 साल का या साल का प्रोसेस नहीं है, ये 3 महीने में भी मुकम्मल किया जा सकता है, यानी 90 दिन में मुकम्मल किया जा सकता है, और उसके 30 दिन बाद इलेक्शन अनाउंस किए जा सकते हैं। ये बॉल अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है
इलेक्शन उन्होंने ही कराने हैं, ना अब इसमें कोई PMLN का रोल है, ना पीपल्स पार्टी का, ना PDM का, ना किसी ना का। PTI। सारा मामला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, जुल्फकार अली बदर साहब, इफ्तिखार शराई साहब और इससे पहले खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ थे। बातचीत हम करें पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसके असरात। मामलात जिधर भी हों, लेकिन पाकिस्तान के आइन को प्रिवेल करना चाहिए और आइन के ऊपर अमल दरामद सिंसियरिटी के साथ तमाम स्टेक होल्डर को करना चाहिए और अवाम को जो उनका हक है वोट का, अगर वो मिल जाए, अवाम को उनकी ताकत के ज़रिए जो है कि उनके नुमाइंदे मुंतखब करने का अगर हक दे दिया जाए, तो मेरा ख्याल है मामलात बहुत जल्द बहुत सही सिमत में आगे बढ़ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।